नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 3। इसमें हम प्रश्नावली 1.2 के 1.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हमको क्वेश्चनों में आवश्यकता पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आइए जानते हैं। पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ एवं दार्शनिक थे। उन्होंने एक प्रमेय दी थी, समकोण त्रिभुज पर प्रमेय दी थी। समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण समकोण हो, यानी कि 90 अंश का हो। तो उसमें इन्होंने बताया था, समकोण त्रिभुज में सबसे पहले जान लेते हैं कि जो नीचे वाला ये है, ये आधार होता है, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको, और इसको कर्ण कहते हैं। तो आधार, लंब और कर्ण में उन्होंने एक संबंध बताया था। उसी संबंध को हम पाइथागोरस प्रमेय की नाम से जानते हैं। उन्होंने बताया था कि कर्ण जो हमारी ये भुजा होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण जो होती है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। और पाइथागोरस की इस प्रमेय के बाद कुछ उनके अनुयायियों ने, जो उनके चाहने वाले थे पाइथागोरस के, उन्होंने ही अपरिमेय संख्या की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि √2 जो हमारी है 2, ये प्रथम अपरिमेय संख्या है। √2 उस समय बताया था, लगभग 400 ईसा पूर्व। ग्रीस के वैज्ञानिक पाइथागोरस थे, इन्होंने बताया था। इसी पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 जो आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण करो। √2 को हमको संख्या रेखा पर बनाना है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। एक रेखा खींचने के बाद इसमें ये एरो लगाना जरूरी है, नहीं तो इसको संख्या रेखा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, हम बराबर बराबर मान लेते हैं। तो हम इसको मानते हैं 0 है, ये 0 बराबर बराबर कर लेते हैं। पहले इसको हम 1 मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं, 3 मान रहे हैं, 4 मान रहे हैं। इतना हमने मान लिया कि ये 1 है, ये 2, 3, 4। हमको √2 दिखाना है। सबसे पहले हम 1 यानी कि 1 चले हम ये, और हमने इसको A मान लिया है, इसको B मान लिया। अब हम 1 जितना हम ये लिए उतना ही हमको ऊपर की तरफ चले हम, यानी कि 2 इतना ही हम ऊपर की तरफ। और इसको मिलाने पर, इसको मिला दिया हमने, यानी कि एक ये था, एक ये था, हमारा समकोण त्रिभुज बन गया एक। अब समकोण त्रिभुज का आधार 1 है, लंब 1 है, तो हमको कर्ण ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं कोई बिंदु C है, कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाले फार्मूले से, जो पाइथागोरस ने बताया था। तो कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो लंब और आधार का स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब जो ये स्क्वायर है, ये इधर जब आएगा तब ये कर्ण जब बचेगा, इधर केवल कर्ण, ये इधर से स्क्वायर इसमें हट जाएगा तो इधर आएगा, वो रूट बन जाएगा। यानी कि हमारा √2 आ गया, 1 और 1 2 आ गया, यानी कि ये दूरी हमारी √2 हो गई। अब हम बात कर रहे हैं, हमको दूरी तो पता चल गई कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी √2 है, लेकिन हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करनी है ये दूरी, ना कि हमको ऊपर नीचे प्रदर्शित करनी है निरक्षी पर। हमको संख्या रेखा के अक्ष पर ये दूरी बतानी है। तो हम ये दूरी अपने स्केल से या प्रकार से हम कर लेते हैं। तो फिर ये हमारी इतनी दूरी है, 3, लगभग 3 है, और यही हम दूरी इधर चल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। और जो ये आता है हमारा, हम यहाँ से प्रकार रखेंगे, इसको इसे मिला देंगे, इसे मिला देंगे हम। और जो ये बनता है, ये दूरी यहाँ से, इसको मान लेते हैं P बिंदु। ये यहाँ से A से जो दूरी P तक की होती है, यही हमारी √2 होती है। हमारी संख्या रेखा पर √2 प्रदर्शित हो गया। लेकिन हम प्रकार से करेंगे, ये यहाँ से लगाएंगे
ठीक है, संख्या रेखा पर 2 प्रदर्शित हो गया। क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 हो गया है। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 की। संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण करना है, √3 बनाना है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। धनात्मक पूर्णांकों की हमने संख्या मान ली क्योंकि √3 धनात्मक, हमने संख्या रेखा बना ली। अब हमको एक ये चला, हमने एक जितना ये चला उतने हमको ऊपर चलना पड़ेगा, चल लिया। एक ये भी हो गई। अब इसको हमने मिला दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं। ये दूरी जो निकली थी कितनी हुई थी, √2। तो ये हमारी यहाँ लगभग आई थी √2, इतना आया था √2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी √2 थी ये लगभग। अब हम ये 90 अंश का था, अब हम यहाँ पे 90 अंश का बनाते हैं। लेकिन कितना कि लाइन खींच ली 90 अंश की हमने, ये 90 अंश हो गया। अब एक हम जो ये एक है, जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उतने हम ऊपर की तरफ ये दूरी ले लेते हैं। हमने ये दूरी एक ली थी, ये परपेंडिकुलर 90 अंश का बनाया। अब जितनी ये हमने यहाँ से यहाँ तक ली उतनी हमें 1 सेंटीमीटर, जितना ये यहाँ से यहाँ तक उतना ये यहाँ से यहाँ तक है, इनको एक ही लेनी है तो एक ये ले ली हमने। अब क्या किया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, यानी कि ये 90 अंश बन गया। ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। आधार हमको पता है √2 है, लंब हमको 1 पता है, कर्ण हमको निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बराबर क्या होगा, √ पहले से लगा लेते हैं या कि बाद में लगाते हैं, √2 का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया √3, यानी कि हमारा ये √3 आ गया। हमको √3 याद करना था। अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी √3 है। अब हमको यही दूरी अपने प्रकार और पेंसिल में ले लेनी है, प्रकार पेंसिल में इतनी दूरी ले लेनी है और वहीं से यहाँ से चाप लगाते हुए नीचे की तरफ हमको आना है। लेकिन हमको हमारे पास प्रकार और नहीं है तो हम लगभग ऐसे दूरी नाप लेते हैं, लगभग 2। हाँ, तो लगभग ये दूरी आएगी यहाँ पर, लगभग 2 के बराबर ही आएगी दूरी, लगभग 2 से थोड़ा ज़्यादा होगी या थोड़ा 2 से कम होगी। ये हमारा यहाँ जो पॉइंट मिलेगा P हो जाएगा, कम ही होगी। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी √3 हो जाएगी। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये छोटा सा चित्र बनाया था, समझ में नहीं आया होगा ना आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे एक्सरसाइज में करते हैं। ये उदाहरण टाइप का था, एक्सरसाइज में हम करेंगे तो बिल्कुल क्लियर कर देंगे आपका। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, सत्य असत्य कथन का अपना कारण सहित बताना है। कारण ही बताना है। पॉइंट नंबर 1 है कि ये सत्य है या असत्य बताना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम 2-3 बार एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब हम वास्तविक संख्या बनाना है हमको, तो लिखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और प्लस अपरिमेय, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही तो वास्तविक संख्या कहलाता है। और पूछ रहा अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि वास्तविक संख्या में तो अपरिमेय संख्या पहले से ही मौजूद है ना। तो ये क्वेश्चन, हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्लियर हो गया, लिखेंगे सत्य है ये, क्योंकि अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या में मौजूद ही है। वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या, परमेय संख्या सभी संख्याओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, ये हमको बताना सही है या गलत है। जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, m क्या है, प्राकृत संख्या। तो m हमारी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती हैं, जिनसे हम किसी संख्या की गणना कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कह रहा संख्या रेखा पर,
संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के में होता है, हम मान लेते हैं ये संख्या रेखा है। यहाँ 0 है, ये मान लेते हैं। अब प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, हम मान लिया ये बिंदु है संख्या रेखा पर, तो इसका हमने रूट कर लिया। प्रत्येक बिंदु रूट के रूप में होता है, यही हमको बताना है कि नहीं होता है। 1 का तो रूट 1 ही रहेगा, 2 का रूट 2 रहेगा, 3 का रूट 3 रहेगा, 4 का 2 हो जाएगा, 5 का रूट 5 ही रहेगा, 6 का रूट 6 ही रहेगा, 7 का रूट 7 ही रहेगा, 8 का रूट 8 ही रहेगा। यानी कि प्रत्येक तो हमारा रूट m के रूप में आ नहीं रहा है, बीच में एक बच रहा है। यानी कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में नहीं होता है। क्या कह सकते हैं? जब m एक प्राकृत संख्या हो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये आंसर नहीं होता है, नहीं यानी कि ये असत्य है। नहीं समझ पाए, अभी बताते हैं दोबारा एक बार। हमको रूट m के रूप में संख्या रेखा पर बताना है, तो m प्राकृत संख्या है, जो जब जहाँ ये शर्त दी हुई है तो हम प्राकृत संख्या वाली बना लिया हमने, 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्याएँ तो इतनी ही हैं, इधर तो 0 ना प्राकृत संख्या बना ली। अब रूट कर लिया, सबका रूट m के रूप में दिखाना था, लेकिन हम एक संख्या बीच में ऐसी मिली, यहाँ अगर 9 करते 9 का तो 3 मिल जाता, 2 संख्याएँ मिल जाती, यानी कि प्रत्येक संख्या रूट m के रूप में नहीं है। ये 2 संख्याएँ ऐसी हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, यानी पूर्ण वर्ग हैं। 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, संख्या होती है, ये बताना है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या होती है? वास्तविक संख्याएँ तो हमारी कौन सी वास्तविक संख्या होती हैं? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं बताते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के संग्रह से बनती हैं। तो अपरिमेय संख्या जो है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय तो होती नहीं है, कुछ वास्तविक संख्या तो परिमेय भी होती हैं ना, कुछ संख्या परिमेय होती हैं वास्तविक, कुछ अपरिमेय होती हैं, क्योंकि दोनों अपरिमेय परिमेय से मिलकर बनी हुई है वास्तविक संख्या, इसलिए ये पॉइंट गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं होती है। समझ गए? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले धनात्मक पूर्णांकों संख्या की बात की गई। हम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमने मान लिए धनात्मक पूर्णांक। इनके साथ धन चिन्ह लगा हुआ है, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। 0 कोई भी नहीं है, ना धनात्मक ना धनात्मक। जिनके साथ ऋण चिन्ह लगा होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। हाँ, अब लिख लिया के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। के वर्गमूल तो हमने सबका वर्गमूल कर लिया। तो अब वर्गमूल किया तो क्या कह रहा? अपरिमेय होते हैं, तो ये तो अपरिमेय। 1 का रूट 1 का 1 हो जाएगा, रूट 2 का 2 ही रहेगा, रूट 3 का रूट 3 ही रहेगा, 4 का 2 हो जाएगा, ये 5 ही रहेगा, ये 6 का 6 ही रहेगा, 7 ही रहेगा, 8 ही रहेगा, 9 का क्या हो जाएगा? 3। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक तो सभी हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? देखिए, 1 है, ये अपरिमेय नहीं है। 3 है, अपरिमेय नहीं है। 2 है, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय केवल वही हैं जिनका पूर्ण वर्ग ना बन सके। 2 का पूर्ण वर्ग ना बन पा रहा है, रूट में लिखा हुआ है। रूट 3 पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रहा, रूट 5 पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रहा। 1 2 3 ये परिमेय है, क्योंकि हमको इसको हम क्यों p/1 के रूप में लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, और नीचे हर जो हमारा है 0 नहीं है, यानी कि ये परिमेय है, ना कि अपरिमेय है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम एक ऐसी संख्या मान सकते हैं, 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा,
3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। तो हमारे पास तो 3 उदाहरण है, इसमें एक उदाहरण देने के लिए कह रहा था, हमने 3 उदाहरण देके समझा दिया क्वेश्चन, समझ गए। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब हमको छोटी संख्याओं को निरूपित करना था, √2 को, √3 को, √4 को, तो हम बहुत सरल करते थे, पहले 1 का बनाते थे ऐसे बनाते थे, लेकिन √5 का करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो √5 के नज़दीक हमको कोई पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। 5 के नज़दीक √5 लिखा हुआ है, तो 5 के नज़दीक हमको कोई पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है। तो 5 के नज़दीक कौन सी पूर्ण वर्ग है? 4, जिसका पूर्ण वर्ग निकल सकता है, ये इसके नज़दीक है। 4 का क्या होता है? 2 होता है। तो √5 को क्या लिख सकते हैं? √4 + 1 लिख सकते हैं। √4 + 1 √5 हो गया। और √4 को क्या लिख सकते हैं? √2, √4 को 2 का स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, का अंडर रूट कर लिया। तो हमको संख्या रेखा बनानी, संख्या रेखा पर पहले 2 लेंगे, फिर 1 लेंगे और फिर उसका वो करेंगे तो हमारा √5 आ जाएगा। अच्छी ट्रिक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या जिसका हमको निकालना होगा, संख्या रेखा पर निरूपित करना होगा, उसके नज़दीक की कोई पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। उसका पूर्ण वर्ग हम देखेंगे 2 आ रहा है, तो 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस जितना जोड़ने पर आ रहा है वो जोड़ देंगे। हमारा पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या लेना है। पहले 2 लेंगे, 1 लेंगे, कर देंगे, बन जाएगा। ये हमने संख्या रेखा बना ली। अब संख्या रेखा पर हमको पहले क्या लेना है? पहले 2 लेना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 ले लिया हमने। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ले लिया 2 तक। फिर हमको 1 लेना है, यानी कि जितना ये यहाँ से यहाँ तक है उतनी दूरी हमको ऊपर चलनी है। हम लगभग ऐसे बनाए दे रहे हैं, लेकिन आप लोग नाप कर बनाइएगा। 1 ये बना ली। अब इसको मिला देना है, ये हमारी 2 हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये 1 हो गई। अब ये हमको निकालनी है। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है। हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से और लगाएंगे। कर्ण निकालना है ना हमको, कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 1, यानी कि हमारा √5 आ जाएगा। ये दूरी हमारी √5 निकल आई। अब ये दूरी √5 जो संख्या रेखा पर नहीं है, इसको हम संख्या रेखा पर लेंगे कैसे? यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पेंसिल की नोक रखेंगे। प्रकार की नोक से, पेंसिल की नोक से हम उसको बैलेंस कर लेंगे। फिर यहाँ से प्रकार की नोक रखते हुए हम यहाँ चाप लगा देंगे, उसी चाप लगाते हुए आएंगे। लगभग हमारा ये यहाँ पे बनेगा √5। तो हमारा जो ये बना संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया √5। ऐसे ही अगर हमको √10 ज्ञात करना हो, √17 ज्ञात करना हो, तो हम सबसे पहले इसके नज़दीक की संख्या लेंगे जो पूर्ण वर्ग हो, 9 है। 9 को किस प्रकार लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम सबसे पहले 3 लेंगे, फिर 1 लेंगे, ऊपर मिलाएंगे, √9 बन जाएगा। हम इसी प्रकार से दर्शा देंगे, किसी भी संख्या का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? किसी भी प्रकार की समस्या हुई हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके सभी पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, लिंक हम वहाँ पर कर देंगे। 1 पार्ट से डायरेक्ट आप देखते चले जाइएगा। अगर आप 1 पार्ट नहीं देखते हैं तो इस पार्ट में आपको शायद कुछ दिक्कत हुई हो, जैसे कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये सब पार्ट 1 में हम बता चुके हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।